हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। लेकिन जब आप लोग रिलेशन सम जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस समय एक टर्म आपने में पढ़ा होगा, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो उसको आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे। बट हम लोग पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन में क्या देखेंगे, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपका सिमेट्रिक आ रहा था, यहाँ पे आएगा एंटी सिमेट्रिक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस बताएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन में जो एक छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज द एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, विद एग्जांपल मैंने बताया इसको, और 3-4 क्वेश्चंस भी करवाए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपसे कोई भी अगर पूछता है कि पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है तो आप उनको अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम लोग व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे लिख लेता हूँ मैं। तो टॉपिक का नाम है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है क्या, है ना। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हम उसको बोलेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूँ, अ रिलेशन R is said to be partial order relation if R जो है, if R is reflexive, antisymmetric और जो थर्ड वन है दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आपके दिमाग में याद आ रहा होगा कि सर ऐसा ही कुछ हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन में पढ़ा था। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ मैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपने क्या पढ़ा था? इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, फिर आपने पढ़ा था सिमेट्रिक, फिर आपने पढ़ा था ट्रांजिटिव। मैं क्या कह रहा हूँ, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हम उसी को बोलेंगे जो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, और इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसी को बोलेंगे जो ये तीनों को सेटिस्फाई करे। तो जिस बच्चों ने ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ने से पहले इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा होगा तो उनको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में पता होगा कि किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, जो भी है। ठीक है, तो चलिए आइए लिख लेते हैं कंडीशन सारा। अगर जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आराम से डिफरेंशिएट कर पाए कि इसमें पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन और इक्विवेलेंस में एक ही का दिक्कत हो रही है, दैट इज एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्रिक है, वहां पे एंटी सिमेट्रिक है, बाकी दो प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। ठीक है, बट हम तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से देखेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए भी सेम कंडीशन होगा, A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, A, बिलोंग्स टू R, B, बिलोंग्स टू R। तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A होना चाहिए। आया समझे? अब मैं इस ट्रांजिटिव को याद कैसे रखता हूँ वो भी बता देता हूँ। मैं पहले AB लिख लेता हूँ या BC लिख लेता हूँ, B कैंसिल आउट, AC बचा तो वही है। मैं ऐसे करके लर्न करके रखता हूँ। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए भी यहाँ पे सेम ही चीज होगा, ये जो मैंने लिखा है
A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, तो A comma C belongs to R होना चाहिए for all A B C belongs to A। ठीक है, अब जो दोनों में डिफरेंस है दैट इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का पहले कंडीशन लिख लो। सिमेट्रिक हम उसी को बोलेंगे अगर A कॉमा B आपके वहां पे मौजूद है तो B कॉमा A भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर A कॉमा B मौजूद है वहां पे और B कॉमा A भी मौजूद है वहां पे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, बट A और B की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, A और B की वैल्यू सेम होनी चाहिए? मतलब क्या हुआ कि डायगोनल वाला के लिए एंटी सिमेट्रिक अलाउ करेगा। मतलब क्या हुआ, आइए इसको और डिटेल में बताते हैं आपको। एंटी सिमेट्रिक अभी मैंने क्या बोला एंटी सिमेट्रिक के लिए, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, तो A इक्वल्स टू B होनी चाहिए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। मतलब क्या हुआ कि एंटी सिमेट्रिक जो है वो किसको अलाउ नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक को अलाउ नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक नॉट अलाउड, मतलब अगर 2,1 है तो 1,2 अगर मौजूद है तो उसको एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट ये किसको अलाउ कर रहा है, डायगोनली अलाउड है। अलाउड है, कैसे अलाउड है, ये एग्जांपल के तौर पे देखिए। 1,1 वाला अलाउड है, 2,2 वाला अलाउड है, 3,3 वाले अलाउड है, क्योंकि ये अपने आप में एक सिमेट्री है। 1,1 को अगर पलट के लिख दो तो 1,1 ही होगा। तो एंटी सिमेट्रिक कहता है कि भैया हम इतना क्रूर नहीं होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक वाला तो हम नॉट अलाउड करेंगे, बट डायगोनली में जो सिमेट्रिक है उसको हम अलाउ कर देंगे। मतलब अगर डायगोनली में कोई अगर ऐसा बोल दे आपको तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है, बट ये कंडीशन को हम लोग नहीं बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक वाला कंडीशन अलाउड नहीं होगा, बट डायगोनल में जो सिमेट्री है उसको अलाउ किया जाएगा। इसीलिए तो किया गया A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, बट A और B की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो A का एलिमेंट मैंने 1 लिया, ठीक है, तो A इक्वल्स टू B, तो इसको भी तो 1 ही लेना पड़ेगा ना। अगर मैंने B का वैल्यू 1 है तो 1,1 आया समझ में। तो इस तरीके से डायगोनली यार अलाउड हो रहा है। चलिए अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं तो और क्रिस्टल क्लियर होगा ये चीज। जैसे मैंने आपको बोला एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि A एक सेट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैंने बोला इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग करना है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी निकालना होगा ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे 1 एक सेकेंड, नहीं कॉमा दे दिया, हो गया 1 2 3 4 लिख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख लेना 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लाइन खींच लो। ठीक है, अब देखो 1 1 तो क्या हो जाएगा 1,1 1,2 1,3 1,4, फिर 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर क्या होगा 2,4, इधर क्या होगा 3,1, फिर 3,2, फिर 3,3, फिर 3,4, इधर क्या होगा 4,1, फिर 4,2, फिर 4,3, फिर 4,4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अब मैं कुछ रिलेशन का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और आपको बताना है कि वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। अगर ये तीनों है तो फिर पार्शियल ऑर्डर, फिर बता देना कि वो पार्शियल ऑर्डर है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1, R1 मैंने लिया, R1 ले लिया,
1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे रिफ्लेक्सिव से कि ये भैया रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो 1,1, अच्छा कलर में चेंज कर लेता हूँ, 1,1 है, ठीक है, 2,2 है, 3,3 है, चलिए रिफ्लेक्सिव है, डन। फिर हम लोग चेक करेंगे एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक क्या बोला था आपको? एंटी सिमेट्रिक बोला था कि डायगोनली हम अलाउड करेंगे, तो फिर से कलर में चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो क्या था, डायगोनली अलाउड करेंगे, ये वाला पार्ट अलाउड होगा, ये वाला पार्ट अलाउड होगा, ये भी पार्ट अलाउड होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा 1,2, तो 2,1 है क्या? नहीं मौजूद है, तो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर 2,1 मौजूद हो जाता तो एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलते और ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन भी नहीं होता, ठीक है। देन हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सॉरी ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है और ए कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं मिल रहा है आपको, फिर भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव का यही कंडीशन होता है कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी मौजूद है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। अगर मान लो ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी आपको नहीं मिल रहा है वहां पे, ठीक है, तो पैनिक मत होइएगा, वो ट्रांजिटिव ऑलरेडी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा 1,2 दिख रहा है, 1,2 दिख रहा है, तो 2, एनीथिंग अगर दिख रहा है तो वो फिर सेम चीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ट्रांजिटिव है ये, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, R2 इस बार ले लेते हैं हम लोग, 1,1, 2,2 फिर 3,3, 4,4, चलो ऐसा ले लेते हैं। तो अब इसका देखिए रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो साफ ही साफ दिख रहा है कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 रिफ्लेक्सिव है। एंटी चेक कर लीजिए, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है, तो डायगोनली अलाउड कर रहा है, हाँ सही है। फिर ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए। ट्रांजिटिव में मैंने आपको बोला था पैनिक होने की कोई दरकार नहीं, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा। तो 1,1 जैसे आपका 1,2, 2,3, तो 1,3 भी होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कंडीशन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो तब भी ये ट्रांजिटिव है। कंडीशन को सेटिस्फाई किया तब भी है, नहीं किया तब भी है, ठीक है। उसके बाद R3 ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं इस बार 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 एंड 2,1, ये ले लिया। तो चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है, 1,1 दिख रहा है हमको, 2,2 भी दिख रहा है, 3,3 भी दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव है। एंटी चेक कर लीजिए, एंटी 1,2, 2,2 मतलब दोनों सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक को अलाउड करता है या एंटी नहीं करता है, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, R4 इस बार हमने 5 रख लिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग किसको चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, अगर कोई भी एलिमेंट है तो 1,1 पेयर में होना चाहिए, 1,1, 2,2 जैसे इस तरीके का, ये देखिए इसी को बोलते हैं डायगोनली, है ना। तो ये है मौजूद नहीं है, तो जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो आगे तो देखना, चेक ही नहीं करना आपको, तो डायरेक्ट बोल दोगे पार्शियल नहीं है, पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। आई होप आपको विथ एग्जांपल मैंने अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके मांग लेना, क्वेश्चन मैं और भी सेंड कर दूंगा। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीजें अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से वीडियो देखिए बिना स्किप किए। थैंक यू, बाय बाय।